नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज जींद के करंट अफेयर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 14-15 जून की करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। तो उससे पहले एक बार हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं हम कि इस दिन का हिस्ट्री में क्या महत्व है। तो पहला तो है 1908 में कलकत्ता जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कब बना था? 15 जून 1908 को। और 1947 में एक ऐसी घटना घटी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था। पहले तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसको मानना पड़ा और मुस्लिम लीग वाली टू नेशन थ्योरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया। कब माना? 15 जून 1947। ठीक है। अब यूपीपीएससी में 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। बीजेपी गवर्नमेंट है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में एसएससी, यूपीएससी हर जगह देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन था 14 जून 1947 को जो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, पहली बात तो अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली अधिवेशन में जो विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन था, ये भी रिपीट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अधिवेशन हुआ कहाँ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में बैठ के ये बात डिसाइड हुई थी कि हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, टू नेशन थ्योरी को। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल, मतलब महान्यायवादी का टेन्योर बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। महान्यायवादी होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो किसका बढ़ाया गया है? पहला ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे, दूसरा है ऋषि कुमार शुक्ला, तीसरा के वेणुगोपाल और फोर्थ है रविशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन आपका ठीक है के वेणुगोपाल। अब महान्यायवादी जो होता है वो आर्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल कौन सा है? 76 to 78 में महान्यायवादी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा और वो क्या होगा? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी गवर्नमेंट के केस हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लड़ेगा वो सारी काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पूछ ले अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैसी पोस्ट है? संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक है, वैधानिक है, इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये आर्टिकल 76(1) में ये बोला गया है कि एक महान्यायवादी होगा इंडिया के लिए। तो यहाँ पे क्या है? के वेणुगोपाल। अब इसको चुनता कौन है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है इसको और कोई भी प्रावधान दिया नहीं गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो भी अटॉर्नी जनरल चुना जाएगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। ठीक है। और शरद अरविंद बोबडे आपको पता ही होगा हमारे 47th क्या है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के हेड है और रविशंकर प्रसाद आपको पता है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को जो हेड करते हैं वो है हमारे रविशंकर प्रसाद। चलिए अभी इसकी डिटेल देखते हैं। ये है के वेणुगोपाल जी। ठीक है, इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। अच्छा जी, क्षेत्र 1 में मैंने बता दिया आपको। और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। और ये कौन से हैं? 15th, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15th कौन से अटॉर्नी जनरल है? 15th। चलो यहीं से एक बात और याद आती है, पहले एक बार क्वेश्चन पूछ लेते, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सेटलवाड। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है। आर्टिकल 76 से 78 में सारी चीजें बता रखी है इनके बारे में। ये किसी भी सदन में बैठ के उनकी मतलब किसी भी सदन की बैठक को अटेंड कर सकते हैं। काफी चीजें हैं वो पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है अपना हु इज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ। भाई अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अफ्रीका की नस्ल का, जैसे हम बोलते हैं ना अमर्त्य सेन इंडियन अमेरिकन है, मतलब नस्ल तो अफ्रीकन है लेकिन वो कहाँ है? अमेरिका के अब सिटीजन है। तो ऐसे कौन से हैं जिनको अमेरिकन चीफ बनाया गया? यूएस की एयरफोर्स में, वायुसेना में, जो हमारे जैसे एयरफोर्स के ऐड होते हैं वैसे ही यूएस में। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्लैक या फिर आप बोल सकते हैं नॉन वाइट वो बनाए गए हैं। तो कौन है ऑप्शन में? ए ऑप्शन है जॉर्ज फ्लॉयड, दूसरा है चार्ल्स ब्राउन, विल स्मिथ एंड मॉर्गन फ्रीमैन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड वो आदमी है
जिनकी मतलब किसी एक्सीडेंट में बोल सकते हो आप, या यूएस पुलिस ने इनको मतलब इनकी डेथ हो गई थी एट्रोसिटीज़ में। उसके बाद ही यूएस में न्यूज़ चली थी, रंग भेद नीति दोबारा आई थी, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था इसके खिलाफ, इस घटना के खिलाफ। चार्ल्स ब्राउन है जो अभी मैंने बताया एयरफोर्स के हेड, पहले अफ्रीकन अमेरिकन। विल स्मिथ एक अफ्रीकन अमेरिकन हीरो हैं, एक्टर हैं, आपने देखा ही होगा। कौन सी मूवी है वो, मैन इन ब्लैक में, हर सीरीज में होते हैं। और मॉर्गन फ्रीमैन ये भी एक एक्टर हैं अफ्रीकन अमेरिकन, वो जो स्पाइडरमैन मूवी में जो एडिटर बनते हैं ना, वो पार्कर के, पीटर पार्कर के जो एडिटर थे। चलो ये है अपने जॉर्ज ब्राउन, ठीक है। और ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी बोला था, अपने ट्विटर में ट्वीट किया था, चार्ल्स ब्राउन को यूएसए में जो हाईएस्ट जो पद दिया है वायुसेना में, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्वे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्वे में हमारी कौन सी ऐसी टॉप मोस्ट इंडिया की 3 यूनिवर्सिटी हैं जो कि टॉप 200 में है। ठीक है, टॉप 200 में है, तो 1 ऑप्शन आपका 1357। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 3। तो जो पहले नंबर पे है वो है आईआईटी बॉम्बे। न्यूज में भी चला था पिछली बार 2019 की रैंकिंग में हमारी आईआईटी बॉम्बे का रैंक था 152, तो 20 पॉइंट हम स्लिप हो गए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं दूसरे नंबर पे क्या है हमारी इंडिया की, अगर पूछे तो 185 रैंक है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है, बेंगलोर में है। और तीसरे नंबर पे है 193वां रैंक है आईआईटी दिल्ली। तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज क्यूएस रैंकिंग में 2020 में कौन सी हैं, वो है अपनी इंडिया की कितनी है, 3। पहले पे आईआईटी बॉम्बे, दूसरे पे आईआईएससी बेंगलोर और तीसरे पे आईआईटी दिल्ली। पिछली बार मद्रास थी, इस बार दिल्ली है। अच्छा वैसे पूछ ले तो एमआईटी पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 पे है वो है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरे पे स्टैनफोर्ड है, तीसरे पे हार्वर्ड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी रिकंस्टिट्यूटेड टू लुक इन द, ओके, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए कमिटी बनाई गई है। ठीक है, उनको उनके मतलब उनको क्या देना चाहिए और क्या कैसे कैसे उनकी सम्मान में हमें क्या करना चाहिए। तो कौन है उनके हेड, एनके सिंह, जी कृष्ण रेड्डी, रजनीश कुमार और शक्तिकांत दास। तो कौन होंगे, तो यहां पे हमारा आंसर है जी किशन रेड्डी। जी कृष्ण रेड्डी जो हैं, जी कृष्ण रेड्डी है एमपी है सिकंदराबाद से, तेलंगाना के सिकंदराबाद से। और ये और क्या है, इनको क्या पद मिला हुआ, ये बीजेपी से चुन के आए थे एमपी सिकंदराबाद से, सिकंदराबाद। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मिनिस्टर कौन है हमारा होम अफेयर्स का, होम अफेयर्स के मिनिस्टर हमारे हैं अमित शाह जी। वैसे ही इनके जो स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो कौन है, स्टेट मिनिस्टर होम अफेयर्स के, वो हैं जी कृष्ण रेड्डी। एनके सिंह आपको पता ही होगा, एनके सिंह कौन है, एनके सिंह जो फाइनेंस कमीशन है उनके हेड हैं, फाइनेंस कमीशन के। रजनीश कुमार जो है एसबीआई के सबसे ऊपर पोस्ट हेड है। ठीक है, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अपने जी कृष्ण रेड्डी, और देखो इन्होंने चेयर की है क्या, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक समिति बनाई है, उसको ये चेयर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से है, सिकंदराबाद से एमपी हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द बाल श्रमिक विद्या योजना, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, बाल श्रमिक जो बच्चे हैं मतलब लीगल एज में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, विद्या योजना, उनको पढ़ाई के लिए उनको कुछ न कुछ दिया जाना है या कोई स्कॉलरशिप दी जानी है, तो किसने शुरू किया है, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है क्या ये योजना, जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर है, कंडीशनल मतलब कंडीशनल है, ये नहीं है कि कोई 8 साल का बच्चा काम कर रहा है वो तो इलीगल हो गया, मतलब वो सारी चीजें पूरी कर रहा हो, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। तो क्या है, कामकाजी बालकों के लिए, श्रमिक जो बच्चे हैं जो श्रमिक हैं, कामकाजी बालकों के लिए 1000 रुपये, और लड़कियां हैं तो 1200 रुपये की स्कॉलरशिप प्रति माह। ठीक है, किसने शुरू की है, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, उनकी फोटो आपने देखी अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द बुक ए बर्निंग, एक बुक है ए बर्निंग, किसने लिखी है, आपके ऑप्शन है शोभा डे,
माधुरी विजय, मेघा मजूमदार, नन ऑफ द अबव। तो क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मेघा मजूमदार। ये एक नोवेल है, ये एक नोवेल है। और कैसा नोवेल है? पॉलिटिकल फिक्शन। पॉलिटिकल फिक्शन, जो आप मूवीज देखते हो ना फिक्शन की, तो साइंस फिक्शन, ये फिक्शन, तो पॉलिटी के ऊपर बनाई हुई है, पॉलिटिकल फिक्शन है और एक नोवेल है। ठीक है, किसने किया है? मेघा मजूमदार जी ने। आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये है मेघा मजूमदार जी। ठीक है, ये नोवेल है, कैसा है? थ्रिलर है, थ्रिलर है और पॉलिटिकल फिक्शन है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मेघा मजूमदार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, विच चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज इनएग्यूरेटेड क्या ट्रू नेट मशीन्स फॉर द कोविड-19 टेस्टिंग? भाई ट्रू नेट मशीन क्या होती है? 24 घंटे के अंदर आपको टेस्ट बता देगी कि टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ। तो सॉरी 24 घंटे नहीं, 1 से 2 घंटे के अंदर। ठीक है, वो टेस्ट कर देगी। और क्या कहते हैं, कौन से स्टेट ने किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो क्या ऑप्शन सही होगा आपका? इसका भी ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश। 1 से 2 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगी, तो दिन में 24-25 ये रिजल्ट निकाल देगी 24 घंटे के अंदर। तो उत्तर प्रदेश ने दिया है। और ये ट्रू नेट क्या है? ट्रू नेट मशीन की है उत्तर प्रदेश ने, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये मशीन होती है, इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे सैंपल रखा जाता है। और जो ये मशीन है, ये टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, इसका भी टेस्ट करने में काम आती है। ट्यूबरक्लोसिस कैसी बीमारी है? वायरल है या बैक्टीरियल है, मतलब जीवाणु से या विषाणु से? टीबी होती है जीवाणु से। कोरोना कैसे होता है? कोरोना होता है वायरस से या विषाणु से। तो ये कोविड-19 को भी टेस्ट कर सकती है और ये टीबी को भी टेस्ट कर सकती है। चलिए, हु इज द राइटर ऑफ द बुक लॉकडाउन लाइसेंस एंड अदर स्टोरीज? ठीक है, एक बुक और लिखी गई है, लॉकडाउन लाइसेंस एंड अदर स्टोरीज। उसमें काफी स्टोरीज का कंपाइलेशन है कि लॉकडाउन में कौन क्या कैसे जी रहा है, किस मिडिल क्लास क्या कर रही है, या मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में ये बुक लिखी है। तो ये किसने लिखी है? शशि थरूर, शोभा डे, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत। तो इसका सही ऑप्शन आपका है शोभा डे। शोभा डे काफ़ी बार कंट्रोवर्सीज में भी रहती है। ठीक है, ये अपने इनको अर्बन नक्सल भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, राइटर्स की कुछ अलग ही दुनिया होती है। तो ये है, इनको ग्लैमरस बोलते हैं, ग्लैमरस राइटर है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड में, फैशन वर्ल्ड में भी इनको जाना जाता है कि भाई इतनी सुंदर है ये लेडी। तो ये कौन सी बुक है? लॉकडाउन लाइसेंस एंड अदर स्टोरीज। किसने लिखी है? शोभा डे ने। दिस इज द पिक्चर ऑफ शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिचुएटेड? क्यों न्यूज में है? जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC है, उन्होंने मतलब PM मोदी जी ने इनके साथ कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग की थी। ठीक है, तो कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, बॉम्बे या हैदराबाद। तो इनका ऑप्शन ठीक करेक्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता। ठीक है, अभी देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुआ। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 95वां इसका एनुअल डे था। ठीक है, 95th, जो भी चीज़ आपको 70th, 75th, 80th, 85th, तो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये 5 का जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो समझ गए ना? तो 95th है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 में 95th इनका एनुअल जो डे है ICC का, वो माना जाता है। ये लिखा हुआ है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फोटो है न्यूज़ में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है ICC का? कोलकाता में। कब बना था? 1925 में। मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में। 95th जो इसके वर्ष पूरे हो चुके हैं, 95 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 4 हो चुके, सॉरी 95th हो गया है पूरा। तो अब समझ गए होंगे। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हु गॉट द वर्ल्ड फूड प्राइज? विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर, बी है डॉक्टर रतन लाल, सी है डॉक्टर राजीव जोशी, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है आपका डॉक्टर रतन लाल जी। जो ये वर्ल्ड फूड अवार्ड है, ये वर्ल्ड फूड अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1987 में शुरू हुआ था।
किस चीज़ के लिए देते हैं? कोई सोइल साइंटिस्ट है, जो भी मतलब आपकी फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के और जो फूड सिक्योरिटी को मतलब बढ़ावा देगा, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट के लिए अच्छी अच्छी खोजों के लिए दिया जाता है। तो किसको दिया? डॉक्टर रतन लाल जी को दिया गया है। कब से शुरू थे ये? 1987 से शुरू थे। और कब? विश्व खाद्य जो पुरस्कार है वो किस द्वारा दिए जाते हैं? विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा। पहला कब दिया गया? 1987 में। ये है डॉक्टर रतन लाल जी, 2020 के ये वर्ल्ड फूड प्राइज के विजेता हैं। विच नेपाली वुमेन एमपी? मैंने कितनी बार बोला है कि नेपाल न्यूज में है और रहेगा पूरे साल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 3 हफ्ते पहले बोला था कि हम नेपाल के 3 एरियाज हैं। मैंने बताया था नेपाल के 3 एरियाज हैं। यहाँ पे एक कोने में जहाँ पे ट्राई जंक्शन बनता है इंडिया, चाइना और नेपाल का, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। इनकी जो पश्चिमी सीमा है नेपाल की, वो सुगोली की संधि में बोला गया था कि महाकाली रिवर इसको नदी को बनाएगी। तो महाकाली रिवर के, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। हम बोलते हैं कि महाकाली रिवर की ये स्ट्रीम इधर वाली पूर्वी वाली, यहाँ से आगे नेपाल है। ये बोलते हैं कि ये स्ट्रीम है, इससे आगे नेपाल है। तो इतना सारा मतलब 400 वर्ग किलोमीटर के आसपास इतना सारा जो एरिया है वो क्या है? विवादित है। तो उन विवादित क्षेत्रों के नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला है, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी नेपाल के बारे में, वो भी देख लेना, लिपू लेक। दूसरा है लिम्पिया दूरा। और तीसरा है काला पानी, जिसको बोलते हैं काला पानी विवाद। संधि थी सुगोली का है बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अब ठीक है, तो क्या हुआ? इन्होंने बोला कि मैप पब्लिश कर देंगे, हमारा मतलब रिजोल्यूशन पास करेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ? इंडिया के दबाव में आके इन्होंने वो डिले कर दिया था। इंडिया ने इनकी बात नहीं मानी कि तुम ऐसा करोगे तो आपको मतलब इनडायरेक्टली बोला कि भुगतना पड़ेगा वो, लेकिन ये अब नहीं माने हैं। इससे पहले 2 दिन पहले फायरिंग भी हुई है नेपाल पुलिस के द्वारा, एक आदमी की डेथ भी हो गई है इंडियन की। तो अब एक एमपी ऐसा था, एक सांसद ऐसा था नेपाल का, ऐसी थी महिला थी वो, कि जिसने क्या किया कि भाई हम ऐसा, मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करती हूँ, बल्कि उनकी ये बात मानी नहीं गई और सर्वसम्मति से ये बात पास कर दी गई कि नेपाल का नया मैप लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी को, तीनों को नेपाल ने क्या दिखाया है? नेपाल का हिस्सा दिखाया है। तो कौन है वो? ए ऑप्शन है मनीषा कोइराला, बी है सुरभि भट्ट, सी है सरिता गिरी। तो आपका सही ऑप्शन है सरिता गिरी जी। सरिता गिरी जी एमपी हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ वही हो नेपाल के साथ जो बांग्लादेश के साथ हुआ है, मतलब इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, सरिता गिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन्स लॉन्च द रोबोट कैप्टन अर्जुन टू स्पीड अप द स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग? एक रोबोट बनाया है, रोबोटिक्स मतलब एक रोबोट बनाया है जो कि स्क्रीनिंग करेगा, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा जो भी प्लेटफॉर्म पे आएगा, और आपको कोविड से जागरूक भी करेगा, इस तरह की चीज़ है। तो कौन सी रेलवे ने? सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। तो इसका ऑप्शन आपका सही आंसर है सेंट्रल रेलवे, ठीक है। अब इनकी पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ये वो है रोबोटिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा? आपका थर्मल स्कैनिंग करेगा, आपको आपके ये कीटाणु ये देखेगा, कोरोना वायरस की प्रिवेंशन में आपकी हेल्प करेगा। तो कहाँ है? सेंट्रल रेलवे ने किया है इसको, मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से सोमवार से शनिवार आपको हर रोज़ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवा दिए जाएंगे। और नेपाल की जो वीडियो है वो बहुत डिटेल में मैंने करवा रखी है, उसको आप जाके लिंक में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और वो ज़रूर देखना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नारायणी क्लासेस के साथ जुड़े रहें।